हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 5 कोयला और पेट्रोलियम का अभ्यास डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। यानी कि जो हमारी सीएनजी गैस होती है और जो हमारी एलपीजी गैस होती है, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। तो हमें बताना है कि जो सीएनजी और एलपीजी गैस है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, इसके लाभ क्या है, क्यों हम इनका प्रयोग करते हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ। नंबर 1, ये अन्य ईंधनों से कम प्रदूषणकारी हैं। मतलब क्या है कि जो दूसरे ईंधन होते हैं उन ईंधनों की अपेक्षा जो सीएनजी होती है और जो एलपीजी होती है वो कम प्रदूषण फैलाती है। मतलब हमारे वायुमंडल को ये क्या करती है, कम प्रदूषित करती है। नंबर 2, ये अन्य ईंधनों से अधिक ऊर्जा देते हैं। जो दूसरे ईंधन होते हैं उनके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा में सीएनजी और एलपीजी गैस देती हैं। नंबर 3, इनकी आपूर्ति पाइपलाइनों से सरलता से की जा सकती है। यानी कि जो एलपीजी और सीएनजी गैस होती हैं इनकी जब हम आपूर्ति हमें करनी होती है तो हम पाइपलाइनों की सहायता लेते हैं, और ये जो पाइपलाइनों की सहायता से इनकी आपूर्ति बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। यही कारण है कि हम सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी कि हमें बताना है कि जो पेट्रोलियम होता है उसका कौन सा उत्पाद होता है जिसका प्रयोग हम जब सड़क बनाते हैं, उस सड़क बनाने में, सड़क के निर्माण करने में हम जिसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन, कौन, बिटुमेन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। जब हमें सड़क का निर्माण करना होता है तो हम एक पेट्रोलियम के एक उत्पाद का प्रयोग करते हैं जिसका नाम हम क्या कहते हैं, बिटुमेन। तो बिटुमेन की सहायता से हम क्या करते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी कि कोयला कैसे बनता है, कोयला बनने की विधि हमें बतानी है। और जो कोयला बनने की विधि होती है, प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। उत्तर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय स्तर, यानी कि जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रों में घने वन थे। यानी कि पहले कब की बात है, 300 मिलियन वर्ष पहले की बात है। जो पृथ्वी होती थी उसका जो निचले क्षेत्र होते थे, निचला जो क्षेत्र होता था वो क्या था, जलीय था। कैसा, जलीय क्षेत्र में क्या थे, बहुत ज़्यादा घने वन थे। यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी का निचला जलीय स्तर था, जलीय क्षेत्र थे, वहाँ पे क्या थे, बहुत ज़्यादा घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, और फिर क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लग गई, और बाढ़ के कारण और जो प्राकृतिक उथल पुथल के कारण, प्राकृतिक प्रक्रम यानी कि जो प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा जो उथल पुथल हुई, उस उथल पुथल के कारण क्या हुआ, ये जो वन थे वो मृदा के नीचे दब गए। यानी कि वन नीचे चले गए और मृदा कहाँ पे आ गई, ऊपर आ गई। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गई, और इन वनों के ऊपर जो मृदा थी, जो मिट्टी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जमती चली गई, और मृदा के जमने के कारण ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए। मतलब उसके नीचे दबते चले गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, मतलब जैसे जैसे वो नीचे गहराई में जाते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। वैसे वैसे वहाँ पर क्या हुआ, ताप बढ़ने लग गया। उच्च ताप व दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या हुआ, ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ पे दाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे ताप बढ़ा, दाब बढ़ा, वैसे वैसे जो मृत पेड़ पौधे थे जो कि मिट्टी के नीचे दब गए थे, वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, कोयले में परिवर्तित होने लग गए। इस प्रकार क्या बना, इस प्रकार बना हमारा कोयला। क्या बना, इस प्रकार हमारा कोयला बना। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है, और इस प्रकार बना हुआ कोयला का जो प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि जो हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं उन रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। उनको हमें उचित शब्द लिखकर भरना है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। कौन से ईंधन है, जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, वो ईंधन जो हमें जीवों के गलने सड़ने से, जीवों के दब जाने से मिलता है,
वे ईंधन होते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन। और तो जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हमने कोयला और पेट्रोलियम पढ़ा है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ख पार्ट क्या कहता है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम होता है हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे संघटक मिले होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं। तो जब हम पेट्रोल को हमें अलग करना होता है उन संघटकों से, तो जो अलग करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण करना। यानी कि पेट्रोल का दूसरे संघटकों से अलग कर उसको एकत्र कर लेना, इकट्ठा कर लेना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पृथक्करण। ग पार्ट क्या कहता है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा। यानी जो हमारे वाहन हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनको चलाने के लिए जो हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा ईंधन ऐसा है जो सबसे कम प्रदूषक है, यानी कि जो सबसे कम प्रदूषण फैलाते हैं, वैसे ईंधन कौन से होते हैं। तो हमारी जो सीएनजी होती है ये हम वाहनों में यूज़ करते हैं और ये सबसे कम प्रदूषक होते हैं, यानी कि सबसे कम प्रदूषण ये फैलाते हैं। सीएनजी की अगर हमारे पास फुल फॉर्म आती है तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में हम इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखें। यानी कि हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से कुछ कथन तो सत्य हैं और कुछ असत्य हैं, तो हमें सत्य कथन के सामने सत्य लिखना है और असत्य कथन के सामने असत्य लिखना है। तो जो हमारा क पार्ट है, पहला कथन है, क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये पूछना चाहता है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं क्या हम उन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जो जीवाश्म ईंधन है ये बहुत काफ़ी लंबे समय में बनते हैं, बहुत धीरे धीरे इनका प्रक्रम चलता है और ये प्रक्रम हम प्रयोगशाला में नहीं करवा सकते। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ये कथन क्या है, हमारा असत्य है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, नहीं, इनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ख पार्ट क्या कहता है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये पूछना चाहता है कि जो पेट्रोल हमारा ईंधन होता है उसकी अपेक्षा जो सीएनजी ईंधन होती है क्या वो ज़्यादा प्रदूषक होती है। तो हमने पढ़ा जो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा प्रदूषक होता है, जबकि सीएनजी जो होती है वो कम प्रदूषक होती है। इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा है, असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कथन हमारा असत्य है कि पेट्रोल जो होता है वो कम प्रदूषक है, सीएनजी जो है ज़्यादा प्रदूषक है। सीएनजी एक्चुअल में कम प्रदूषक होती है और पेट्रोल जो होता है वो ज़्यादा प्रदूषक होता है। ग पार्ट क्या कहता है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कि क्या ये सत्य है कि जो कोक होता है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है वो कौन होता है, कोक होता है। तो ये कथन जो है हमारा वो सत्य कथन है। घ पार्ट क्या कहता है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कि जो कोलतार होता है क्या वो किसी एक चीज़ से बनता है या भिन्न भिन्न पदार्थों का मिश्रण करके, यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कोलतार बनाते हैं। तो ये कथन भी सत्य है कि जो कोलतार होता है वो क्या होता है, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। अंगह पाठ क्या कहता है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या कह रहा है कि जो मिट्टी का तेल होता है ना वो क्या नहीं होता, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। मतलब जो मिट्टी का तेल है वो जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, जो कि एक गलत कथन है। जो मिट्टी का तेल होता है ये हमें जीवाश्मों से ही मिलता है, मतलब जीवों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कथन है ये कैसा कथन है, हमारा असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा मिलते हैं फिर भी ये क्या होते हैं, एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो हमें इन्हें यही बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, कि ये क्यों समाप्त हो जाते हैं, जबकि इनको मानव तो बनाता नहीं है, तो प्रकृति खुद बनाती रहती है। तो आंसर में क्या कहेंगे हम,
जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनको बनने में जो समय लगता है वो लाखों वर्षों का लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन से ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये बनते हैं। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। दूसरी ओर क्या है, जो इनके ज्ञात भंडार है, जो इनके भंडार है जिनका हमें पता है, वो भंडार काफ़ी कम रह चुके हैं। ये कुछ वर्षों तक ही चलेंगे, मतलब हम क्या कर चुके हैं, बहुत सारे भंडारों का हम प्रयोग कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत भंडार बचे हुए हैं वो केवल कुछ 100 वर्ष ही चलेंगे, लेकिन इनको बनने में समय लगेगा लाखों वर्षों का, और बचे हुए हमारे पास कुछ 100 वर्षों के लिए। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या प्रूव करता है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये क्या होते हैं, समाप्त होने वाले, यानी कि एक समय के बाद जो समाप्त हो जाए, ऐसे ये प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है ये क्या कहता है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करो। यानी कि जो कोक होता है इसके हमें अभिलक्षण बताने हैं, और जो ये अभिलक्षण है इनके क्या क्या उपयोग हैं इनका हमें वर्णन करना है। तो जो कोक होते हैं, कोक के अभिलक्षण क्या होते हैं। कोक एक कठोर, कोक कैसा होता है, कठोर होता है। सरंध्र, इसके अंदर क्या होते हैं, मान लो ये हमारा क्या है कोक, ये क्या है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और ये सरंध्र होता है। सरंध्र का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और काला पदार्थ, और इसका रंग कैसा होता है, ये काले रंग का होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। और जो कोक होता है ये क्या होता है, कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप कोक को ही माना जाता है। तो ये थे इसके अभिलक्षण। अब हम देखेंगे जो अभिलक्षण होते हैं या फिर जो हमारा कोक है इसका उपयोग क्या क्या होता है। उपयोग, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी कि जो कोक होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, हम जब इस्पात का निर्माण करते हैं, तो जो इस्पात के उद्योग होते हैं वहाँ पे हम इस्पात का निर्माण करने में कोक का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, और धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि जो हमारी धातुएं होती है उनका निष्कर्षण जब हम करते हैं, उनकी जब सफाई हम करते हैं, उनको जब दूसरी चीज़ों से अलग हम करते हैं, तो क्या कहलाता है, निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कोक की सहायता लेते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है ये क्या कहता है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। अभी इन्होंने हमसे पूछा था कि जो कोयला है वो कैसे बनता है। अब ये हमसे पूछना चाहता है कि जो पेट्रोलियम है, जिसके बारे में हम बार बार बातें करें, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है कि जो ये पेट्रोलियम है इसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से पेट्रोलियम बना, ये सारा का सारा चक्कर हमें यहाँ पे समझाना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। यानी कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है, समुद्र में हुआ है। और समुद्र में जो जीव रहते हैं इन जीवों के कारण क्या हुआ है, इस पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। कैसे, जब ये जीव मृत हुए, यानी कि ये जीव एक समय ऐसा था जब ये जीव क्या थे, समुद्र के अंदर जीवित थे, लेकिन एक समय के बाद ये जीव क्या हो गए, मृत हो गए, यानी कि मर गए। हर चीज़ का क्या होता है, एक समय के बाद उसको मरना होता है। तो ये जब जीव थे, जब ये जिंदा थे, उसके बाद क्या हुआ, एक समय आया कि ये क्या हो गए, मृत हो गई, और इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। और जब ये मर गए तो ये नीचे जो समुद्र की गहराई है उस गहराई में चले गए, यानी कि समुद्र के पेंदे में चले गए, और वहाँ पर जाकर ये गिर गए, और क्या हो गए, वहीं पर क्या हो गए, जम गए। यानी कि वो समुद्र के पेंदे में जाकर वहाँ पर एक जगह पर जम गई, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी आई, और वो रेत मिट्टी इसके ऊपर ढकती चली गई। और क्या हुआ, ये फिर उसके अंदर ये इस तरह से ढक गए, मतलब वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरी तरह से वो जो रेत और मिट्टी थी उसके नीचे ढकते चले गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। और ये क्रिया क्या हुई, लाखों वर्षों तक वे जो जीव थे, मृत जीव थे, वो क्या हुए, रेत और मिट्टी के नीचे दबे रहे। फिर क्योंकि वो इतनी गहराई में होता है कि वहाँ पे पानी के अंदर वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है, यानी कि वायु वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो तापमान होता है वहाँ का वो भी बहुत ज़्यादा उच्च होता है, और दाब भी बहुत ज़्यादा उच्च होता है। तो वायु की अनुपस्थिति और उच्च तापमान व उच्च दाब ने क्या किया, जो मृत जीव थे उनको किस में बदल दिया, पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, पेट्रोलियम बना। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब हमारा आएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। यानी कि हमें एक सारणी दी गई है जिसमें 1991 से लेकर
1997 तक के समय में जो भारत में विद्युत की कुल कमी आई थी उस कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो आंकड़े इन्होंने हमें दिखाए हैं इन आंकड़ों को हमें क्या कहाँ पर दिखाना है, ग्राफ के ऊपर शो करना, ग्राफ के ऊपर दिखाना है। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करना। और इन्होंने कहा है कि जो कमी प्रतिशतता है यानी कि जो कमी आई है उसको हमें कहाँ पे दिखाना, जो हमारा y अक्ष होता है उसके ऊपर हमें क्या दिखानी है, कमी प्रतिशतता दिखानी है। और जो हमारे वर्ष हैं यानी कि 1991, 92, 93 ये जो वर्ष है उनको हमें कहाँ पे दिखाना, x अक्ष के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले हमें सारणी दी गई है, ये हमारी सारणी है। ये वर्ष 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हमें वर्ष दे रखे हैं। और यहाँ पे जो कमी आई है 2004 में कितनी थी, 7.8, 2005 में 8.6, 2006 में 9.0, 2007 में 9.5, 2008 में 9.9, 2009 में 11.2 और 2010 में कितनी थी ये कमी, 10.0। तो इनका हमें क्या करना है, इनको हमें ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी पेज के ऊपर दिखाया है क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ नहीं था, लेकिन आपको क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे ग्राफ पेपर पर जो ये हमारा आधार होता है यानी कि नीचे का जो एरिया होता है यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, वर्ष को शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 लिया और ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा जो ये वाला है ये हमारा y अक्ष है। तो सबसे पहले हम हमारे x अक्ष के ऊपर क्या करेंगे, वर्ष शो करेंगे। ये हमारा 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे हम इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल रखेंगे, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक दिखाना है, हमें वर्ष 2004 से लेके 2010 तक दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, y अक्ष के ऊपर 0 से लेके हम क्या करेंगे 12 पॉइंट लगा लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यानी कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो बिल्कुल हमें एक समान रखनी है। और y अक्ष पर हमें क्या शो करना, जो हमारी कमी दी गई है, इन वर्षों में जो कमी आई है उस कमी को हम इस अपने y अक्ष के ऊपर दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे हमें 2004 में दे रखा 7.8%, तो हमारा जो 2004 है ये वाला हिस्सा हमारा क्या है 2004 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें जो दे रखा है 7.8, तो यहाँ पे हम 7.8 तक इसको लेके जाएंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 है, 8 से थोड़ा सा नीचे क्या होगा हमारा 7.8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2004 का जो हमारा आ जाएगा 7.8% की कमी। उसके बाद 2005 में हमें कितनी कमी दिखाई हुई है 8.6, तो ये हमारा 8 है, ये हमारा 9 है और इसके बीच में कौन हो जाएगा 8.5 और इससे थोड़ा सा ऊपर कौन हो जाएगा हमारा 8.6। तो ये हमारे जो 2005 में जो विद्युत में जो कमी आई है वो हमारे यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी 8.6। फिर 2006 में हमें कितना दिखाया हुआ है, 2006 में हमें 9.0% दिखाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 9 है यहाँ तक सामने तक या क्या करेंगे, ये यहाँ पे लाइन लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 9% यानी कि 9.0 की जो कमी आई है वो वाली शो यहाँ पे हम कर देंगे। फिर 2007 में हमें कितना दिखाया हुआ है 9.5, तो ये हमारा 9 और ये हमारा 10, तो 9 और 10 के बीच में कौन होगा 9.5, तो हम 9.5 के सामने क्या करेंगे, ये लाइन लगाएंगे और इससे प्रदर्शित करेंगे कि 2007 में कितनी कमी आई थी, 9.5% की कमी आई थी। फिर हमारा 2007 के बाद हमारा आता है 2008। 2008 में हमारी जो कमी दी गई है वो दी गई है 9.9%, तो ये हमारा 10 से थोड़ा सा नीचे कौन होगा हमारा 9.9 होगा, तो हम 10 से थोड़ा सा नीचे ये क्या शो करेंगे, हमारे 2008 में हमारा क्या होगा 9.9% की कमी यहाँ पे हम शो कर देंगे। फिर हमारा 2009 में हमें 11.2 दे रखा है, तो 11.2 दे रखा है, तो ये हमारा क्या है 11 और ये हमारा क्या है ऊपर वाला 12, तो ये 11 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो हम इसे 11 से थोड़ा सा ऊपर डालेंगे और यहाँ पे हम इसे अपने 2009 में प्रदर्शित कर देंगे। सबसे लास्ट में हमें जो 2010 में दे रखा है, 2010 में हमें क्या दे रखा है 10% की कमी दे रखी, तो ये हमारी 10% है। 10% के सामने हम ये निशान लगाएंगे और ये हमारा 2010 के अंदर हम क्या दिखा देंगे 10% की कमी दिखा देंगे। तो इस तरह से हम हमारे x अक्ष पर और y अक्ष के ऊपर जो कमियां थी, जो हमारी विद्युत के अंदर कमी आई है वर्ष 2004 से लेके 2010 तक, इन सब को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि इनके बीच की जो दूरी
है वो बराबर होनी चाहिए। और फिर हमें जो हमारे नंबर हैं यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे कौन सा नंबर आता है और उसको प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।